जो आप लोगों का टॉपिक चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, इसमें कुछ चीज़ें आपको बताई गई थी, तो उसके आगे आज आप लोगों को जो बताया जाएगा उसमें आएगा परमाणु ऑर्बिटल, जिसको कक्षक भी बोलते हैं। दूसरा है आपका कोष और उपकोष। तीन चीज़ों के बारे में आज आप लोगों को बता दिया जाएगा और एक एक चीज़ क्लियर कर दी जाएगी, ठीक है। तो अपन लोगों को सबसे पहले पढ़ना है परमाणु ऑर्बिटल, ठीक है। परमाणु ऑर्बिटल इसको कक्षक भी परमाणु ऑर्बिटल, कक्षक भी। परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक क्या है? देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है, पहले कोई हल्का सा समझ लीजिए, फिर मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। कोई भी इलेक्ट्रॉन है, नीचे जो रहता है केंद्र बिंदु रहता है, वहाँ पर नाभिक धनावेशित होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं। और इसके बाद जो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन है किन कक्षाओं में घूमता है, कैसे घूमता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद जो आगे आप लोगों को पढ़ना है कक्षक, ठीक है, कोष और उपकोष। इसके बारे में शायद आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो यही चीज़ आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले परमाणु ऑर्बिटल के बारे में सुनिए क्या है। परमाणु ऑर्बिटल क्या है? देखिए आधुनिक विचारों के अनुसार नाभिक के चारों ओर क्या है, स्पष्ट वृत्तीय कक्षा नहीं है। नाभिक के चारों ओर स्पष्ट वृत्तीय कक्षा नहीं, जबकि नाभिक के चारों ओर क्या थी, त्रिविम क्षेत्र थी, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या थी, सर्वाधिक होती थी। नाभिक के चारों ओर जो त्रिविम क्षेत्र थी उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या थी, सर्वाधिक थी। तो उन्हीं त्रिविम क्षेत्र को, ठीक है, अतः नाभिक के चारों ओर स्थित वह त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना क्या है, सर्वाधिक होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु ऑर्बिटल, ठीक है, समझ गए। नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या है, सर्वाधिक होती है, क्या कहलाती है, परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक कहलाती है। देखिए इसमें दो तीन फैक्ट भी हैं, दो तीन पॉइंट होंगे भी आप लोग जान लीजिए। पहला क्या है, प्रत्येक परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक का केंद्र क्या होता है, नाभिक होता है। प्रत्येक परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक का केंद्र क्या होता है, नाभिक होता है। समझ गए कि नहीं? ये चीज भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगी। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रत्येक कक्षक में, देखिए कक्षा और कक्षक में अंतर है। यहाँ में कक्षक की बात कर रहा हूँ, कक्षक या ऑर्बिटल, इसमें बहुत सारी चीजें कंफ्यूज हो जाती है। प्रत्येक परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। समझ गए बात को? प्रत्येक परमाणु ऑर्बिटल में या कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपके, दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, विपरीत चक्रण के होंगे। क्लियर हो गया? दोनों इलेक्ट्रॉन आपके कैसे होंगे, विपरीत चक्रण के होंगे, मतलब उनके चक्रण की दिशा, घूमने की दिशा क्या होगी, कैसी होगी, विपरीत होगी। एक अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप लोग जानते होंगे। क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे कि घड़ी घूमती है, घड़ी की सुई की दिशा में क्या कहलाता है, क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो प्रत्येक परमाणु ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विपरीत चक्रण के होते हैं, मतलब इनके घूमने की दिशा कैसे होती है, विपरीत होती है। छोटी छोटी चीजें हैं जो जानने की आवश्यकता है। अभी जब आगे आप लोग और पढ़ोगे तो अगर ये चीजें याद रहेंगी तो दिक्कत नहीं पड़ेगी समझने में, ठीक है। अब तीसरा जो चीज है ये भी आप लोगों को समझ पड़ता है, आकृति के आधार पर जो कक्षक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए कक्षक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, कक्षक होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कक्षक 4 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से? एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। ठीक है, कक्षक कितने प्रकार के होते हैं ये भी क्लियर हो गया, वो 4 प्रकार के होते हैं। जो भी सरल लगे तो याद कर लेना, चाहे ऑर्बिटल याद कर लेना या कक्षक याद कर लेना, कक्षा ना उसको कर देना, लेकिन कक्षा और कक्षक में फिर पूरा अंतर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं कक्षक? 4 प्रकार के होते हैं, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। ठीक है, अब इनकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है वो भी समझ लीजिए। जो एस कक्षक की आकृति होती है वो कैसी होती है? गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार, इस तरह की। ये आपका कौन सा कक्षक है? एस कक्षक। ठीक है, आकृति कैसी होगी इसकी? आकृति कैसी है इसकी? गोलाकार, है ना, गोलाकार। क्लियर हो गया? अब आ रहा है आपका पी कक्षक। ठीक है, पी कक्षक, इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति होती है डंबलाकार। यहाँ ऊपर में बना दे रहा हूँ। पी कक्षक की आकृति कैसी होती है? डंबल के आकार का होता है। डंबल जानते हैं, आपने डमरू देखी होगी। ठीक है, शिवजी डमरू लिए रहते थे। जो माहेश्वरी सूत्र हैं, 14 सूत्र हैं, वो इससे ही निकले थे। आईरोन वेदा संस्कृत का है, लेकिन ये चीज़ें याद नहीं चाहिए। आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा या छठाकार में भी संस्कृत है। तो यहाँ डमरू की बात आई थी, डम्बल की, इसलिए मैंने बता दी। डमरू सब लोगों ने देखी होगी। पी कक्षक की आकृति कैसी होती है? डंबलाकार, इस तरह से। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया? पी कक्षक। पी कक्षक आकृति कैसी होगी इसकी? डंबलाकार। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आ रहा है आपका डी कक्षक। डी कक्षक की आकृति कैसी होती है? डी कक्षक की आकृति होती है डबल डंबलाकार। ठीक है, कैसी होती है? डबल डंबलाकार, इस तरीके। ठीक है, ये डी कक्षक की आकृति होती है, कैसी होती है? डबल डंबलाकार। डी कक्षक की आकृति कैसी होती? डंबलाकार। डी कक्षक की आकृति कैसी होती है? डबल डंबलाकार। अब आ रहा है आपका एफ कक्षक। एफ कक्षक की जो आकृति होती है बहुत जटिल होती है, यहाँ बनाना संभव नहीं है, इसलिए आप लोगों को बताया भी नहीं जा रहा। इतना आप लोग जान लीजिए, एफ जो कक्षक होता है इसकी आकृति होती है जटिल। लिखिए दे रहा हूँ, एफ कक्षक की आकृति कैसी होती है? जटिल या बहुत जटिल। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि कक्षक क्या है। इतना समझ में आ गया होगा। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते। क्लियर हो गया? समझ गए ना? आगे क्या आता है? आगे आता है इसकी आकृति कैसी होती है। तो एस कक्षक की आकृति मैंने बताया है गोलाकार होती है, पी कक्षक की डंबलाकार, डी की डबल डंबलाकार और एफ की अत्यधिक जटिल। तो कक्षक क्लियर हो गया। कक्षक के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन, जितनी सूचना थी, जितनी जानकारी थी, वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब अपन लोग आते हैं उपकोष। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाएगा, तभी उपकोष इसमें यहाँ पे बताया जाएगा। अब अपन लोगों को क्या पढ़ना है? उपकोष या सबसे उपकोष। सबसे देखिए, पहले तो इसके सब लोग नाम जान लीजिए। इसके 3 नाम हैं। पहला तो जी मैंने लिख दिया उपकोष, दूसरा इसको अंग्रेजी में बोलते सबसे, तीसरा इसको क्या बोलते? उप ऊर्जा स्तर। एक नाम और भी इसका, उप ऊर्जा स्तर। ठीक है,
अब उपकोष को किससे व्यक्त करते हैं? उपकोषों को भी क्रमशः एस पी डी एफ से व्यक्त करते हैं। ठीक है, किससे व्यक्त करते हैं? एस पी डी तथा एफ से। उपकोषों को क्रमशः एस पी डी तथा एफ से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। एक एस उपकोष में, ध्यान से समझना, एक एस उपकोष में एक कक्षक रहता है, एस कक्षक रहता है। ठीक है, यहाँ कहो तो मैं टेबल ही बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ उपकोष कक्षक एक एस उपकोष है जिसमें क्या है? एक एस कक्षक। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी? 2। ठीक है, अब आता है पी उपकोष। पहले देखिए दे रहा हूं, इसमें रहेंगे 3 पी कक्षक, px, py और pz। ठीक है, और एक तुम्हारे जो कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। तो पी उपकोष में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? भाई पी उपकोष है जो 3 पी कक्षकों से मिलकर के बना है, जिनके नाम है px, py और pz। ठीक है, तो टोटल अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछें कि पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आता है डी उपकोष। डी उपकोष 5 डी कक्षकों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, 5 डी कक्षकों से मिलकर के बना होता है। और डी कक्षक कौन कौन से हैं? dx, dx, dy, dz, dx स्क्वायर, dx, dz स्क्वायर, dy स्क्वायर, z स्क्वायर। ठीक है, ये 5 डी कक्षक है। x y होता है dx y, dy z, dz dx स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने हो जाएंगे? एक आपका जो डी है इसमें एक कक्षा के मानी dx, xy है, yz है, zx है, कुछ भी समझ लीजिए। इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 5 हैं, ये तो 5 दूना कितना हो जाएंगे? 10। 5 कक्षक में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अतः डी उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। ठीक है, एफ जो कक्षक होते हैं ये होते हैं, इनकी संख्या होती है 7। एफ उपकोष में 7 कक्षक होते हैं और एफ उपकोष में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 14। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो एस कक्षक है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी आपकी 2। पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी 6 और डी उपकोष में रहेगी 10। और क्यों रहेगी ये भी मालूम हो जाना चाहिए, क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और जब टोटल 5 कक्षक है 5 गुना 10 इलेक्ट्रॉन इसलिए आपके हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आता है एफ उपकोष, इसमें हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 14। क्लियर हो गया। अब अपन लोगों को अगर इसकी परिभाषा भी लिखना कैसे लिख सकते हैं? कोई भी उपकोष मतलब एसपीडीएफ से इसको प्रदर्शित करते हैं तो जानकारी हो गई है। कोई भी कोष इलेक्ट्रॉनों के भ्रमण पथ के जिन उपभागों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के भ्रमण पथ के जिन उपभागों से मिलकर के बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उपकोष या उपऊर्जा, जिसकी परिभाषा भी हो गई और जो बेसिक जानकारी है ये मैंने आप लोगों को क्या बता दी। तो अब इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आता है कोष। ठीक है, जिसको मिटा दिया जाएगा। अब हम लोगों को आगे क्या पढ़ना है? कोष। कोष को भी किन किन नामों से जाना जाता है ये आप लोग समझ लीजिए। सेल भी इसको कहते हैं। पहला नाम क्या है? सेल, अंग्रेजी में सेल बोलते हैं। दूसरा क्या है? ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर, ठीक है। और तीसरा क्या है आपका? कक्षा। देखिए कक्षा और कक्षक में बहुत बड़ा अंतर है जो आपको बताया। कक्षक पहले बता दिया मैंने, अब ये बता रहा हूं कक्षा या आपका कोष या सेल एक ही बात है। किसे कहते हैं? सबसे पहले तो जानेंगे सेल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? क्रमशः KLMN अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। KLMN
तो जो इलेक्ट्रॉन जानते हो जो घूमते रहते हैं विभिन्न प्रकार की कक्षा में, जो वही कक्षाएं हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया नाम है, ये विभिन्न कक्षाएं हो गई जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इन्हीं कक्षाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कक्षाओं को कैसे व्यक्त करते हैं, क्रमशः के एलिमेंट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इनको ऊर्जा स्तर भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि संपूर्ण ऊर्जा निहित होती है। और के एन इनको पूर्णांक अक्षर n बराबर 1 2 3 4 से भी प्रदर्शित करते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। मान लीजिए k का मान 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो कक्षाओं को क्रमशः के एलिमेंट से प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद जो आते हैं आपके उपकोष, उसको एसपीडीएफ से प्रदर्शित करते हैं प्रत्येक कक्षक में। और जो आपके उपकोष होते हैं वो कक्षकों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। प्रत्येक कक्षक में अधिकतम विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये आज आप लोगों का कक्षा उपकोष वो सब पढ़ा दिया गया है। इसमें अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत हो तो वो पूछ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, 3 चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है। तो कक्षा उपकोष कक्षक आप लोग और पढ़ के आना घर से, जहाँ किसी को कोई दिक्कत हो वो बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, पर्याप्त है।